हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है वायु। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ इनके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा पर्यावरण के बारे में, जिसमें हमने प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, दो तरह के पर्यावरण के बारे में पढ़ा। चैप्टर 2 में हमने देखा कि हमारी पृथ्वी है वो 3 तरह की परतों से बनी हुई है, परपट्टी, मेंटल और क्रोड। जो सबसे ऊपरी परत है वो है परपट्टी, जो कि बहुत ही पतली है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल्स और खनिज पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और लोहा, सोना, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स जो होते हैं उनमें ही खनिज पाए जाते हैं। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, जैसे आग्नेय सेल, अपसादी सेल और कायांतरीय सेल। इसके बाद हमने देखा चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने देखा कि हमारी पृथ्वी बदल रही है। उसका मुख्य कारण है अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल वो बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं और बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के बाहर उत्पन्न होते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। ये पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी में बदलाव होता है। साथ ही साथ बाहरी बल होते हैं, जैसे बहता हुआ जल या फिर अपरदन होना या पवन, तेज गति से पवन का बहना। इसके कारण पृथ्वी की जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वो बनती हैं और बिगड़ती हैं। उनमें अलग अलग तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसके बाद अब जो चैप्टर 4 है वो हमारे लिए इसी तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है वायु। वायु प्रत्येक जीव के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी जीव के विकास के लिए उसे सांस लेने में मदद करती है। बिना वायु के हम बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो प्राणी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, सभी को वायु चाहिए। इसीलिए हम इस वायु वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से वायु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम वायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से जिस वायु से घिरी हुई है वही वायुमंडल है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो ये क्या करता है, हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। साथ ही साथ जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, जो कई सारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, उनसे हमारी क्या करता है, ये रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो ये वह वायु राशि है जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह सकते हैं। जैसे अगर ये पृथ्वी है और ये ऊपर वायुमंडल है, तो जब ये सूर्य हो गया, यहाँ से जब ये आती हैं किरणें, तो ये क्या करती है, हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। साथ ही साथ कुछ जो हम गर्मी होती है ये बचा के रख लेती है रात के लिए। तो जब रात होती है तो ठंड हमें ज़्यादा ना लगे, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा जमा हो जाती है और वही ऊष्मा हमें रात को गर्मी देती है। इस तरह से हम ना रात के समय ज़्यादा ठंड से मर सकते हैं और ना ही दिन में ज़्यादा गर्मी से, क्योंकि दिन में भी ये हमारी रक्षा करती है, ये शीतलता प्रदान करती है। इस तरह से वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल आखिरकार बना कैसे है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। तो वायु केवल वायु ही नहीं है, ये कई सारी गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। अगर हम 2 इंपॉर्टेंट गैसों की बात करें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं वायु में, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। बाकी जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन और आर्गन, ये सारी गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो इस चित्र के माध्यम से, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। इसके साथ कुछ धूल के कण भी होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो कि वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। आप उनको देख सकते हो। अगर एक कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है और कहीं से छोटी सी रोशनी आ रही है बहुत कम, तो आप ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये वायु में ही मौजूद होते हैं, जो कि दिन के समय दिखाई नहीं देते हैं। नाइट्रोजन, अब हम एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण गैसें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे नाइट्रोजन, जो सबसे ज़्यादा 78% हमारी वायु में पाई जाती है। वायु में पाई जाने वाली गैस है, ठीक है। तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु
पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो हम जब सांस लेते हैं तो हम वायु को लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें बस ऑक्सीजन चाहिए तो हम नाइट्रोजन को छोड़ देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन चाहिए पौधों को, तो वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं पौधे। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। तो जो नाइट्रोजन होती है वो वायु में होती है, लेकिन पौधे वायु से डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो मिट्टी के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो इस वायु से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में घोल देते हैं, और जड़ें जो होती हैं वो उस घुली ही नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेते हैं, मतलब उसको सोख लेते हैं। इस तरह से पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग कर पाते हैं। किसकी वजह से? जीवाणुओं की वजह से, जो कि कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर होते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मनुष्य तथा पशु क्या करते हैं, सांस लेने के में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ये सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन इस तरह से तो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जितनी सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उतनी ही हरे पादप उस ऑक्सीजन को बना देते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इस तरह से क्या होता है, ये संतुलन बना रहता है। और अगर हम क्या करेंगे, इन हरे पादपों को यानी कि इन वृक्षों को काट देंगे तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। ये बैलेंस अगर बिगड़ गया तो जीवन जो है वो संकट में पड़ जाएगा और हवा जो है वो प्रदूषित हो जाएगी। तो इस तरह से हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है, जिससे संतुलन बना रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है, कि अगर मनुष्य ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, वो उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जो हमारे हरे पादप होते हैं वो उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिर रहती है, परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसमी जलवायु को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है, किस वजह से, जब हम ये संतुलन बिगाड़ देते हैं। अब ये बिगड़ता कब है, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ये खनिज पदार्थ होते हैं, ये ईंधन होते हैं, इनको जलाते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि संतुलन बिगाड़ देती है। जिस वजह से ये जो मौसमी घटनाएँ होती हैं वो अनेक समय पर अनेक मतलब कि गड़बड़ा जाती हैं, और कभी बारिश हो जाती है अचानक और कभी सूखा पड़ने लगता है। तो सारी मौसमी जो गड़बड़ी होती है या फिर वायुमंडल का जो तापमान होता है बढ़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बढ़ता है। और ये संतुलन बना रहेगा अगर हम ये इस तरह की प्रदूषण वाली चीज़ें ना जलाएं, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इसके बाद आता है हमारा, ये देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है कि जो वायुमंडल का तापमान है वो बढ़ रहा है। इस वजह से क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ़ जमी रहती है, अगर वो पिघलते हैं तो समुद्र का जो स्थल है, समुद्र का जो वो है तल है वो बढ़ जाएगा। और पानी जब बढ़ेगा समुद्र का तो क्या होगा कि समुद्र किनारे जो बसे शहर होते हैं वो डूब जाएंगे, या फिर कुछ द्वीपीय देश हैं वो भी डूबने का खतरा है उनका। तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। विश्व का तापमान बढ़ने से रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करना है। इसके बाद आता है हमारा वायुमंडल की संरचना। अगर हम वायुमंडल की संरचना की बात करें, कि इसकी बनावट की बात करें, तो ये मुख्यतः 5 परतों में विभाजित है। इसमें पहली परत है सोममंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्यम मंडल, चौथी वायुमंडल और 5वीं बहिर्मंडल। अब हम एक एक करके इन परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली परत हमारी है सोममंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। औसत ऊंचाई का मतलब हो गया कि कहीं कहीं 13 किलोमीटर से ज़्यादा भी होती है, कहीं कहीं कम भी होती है। अगर आप समुद्र की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और पहाड़ों पर कम होगी। तो हमने ना ज़्यादा पहाड़ों का लिया ना ज़्यादा समुद्र का लिया, हमने एक एवरेज ऊंचाई मान ली है 13 किलोमीटर। तो करीब 13 किलोमीटर ऊँची होती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएँ जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत में के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, चाहे वो कोहरा पड़ना या फिर बारिश होना या फिर ओले का बरसना, ये सारे के सारे सौरमंडल में ही होते हैं। तो देखो ये रहा हमारा सौरमंडल, कितना छोटा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से बारिश होती है जिसकी वजह से पानी हमें मिल पाता है पीने के लिए। तो यहाँ पर देखो छोटे छोटे आप बादल भी देख सकते हो, जितने भी बादल बनते हैं वो इसी सौरमंडल के अंदर बनते हैं। फिर आता है हमारा दूसरी परत है हमारी समताप मंडल। समताप मंडल सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहता है।
कहलाता है। ठीक है, तो जो सौरमंडल की ऊपरी परत है वो है तापमंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। तो हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा, उसमें क्या होता है कि बादल बनते हैं, बहुत सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये इसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर कोई बादल नहीं बनते, कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, कोई ओले नहीं बरसते, ना बिजली कड़कती है, कुछ भी नहीं होता। ये बिल्कुल साफ होता है। इसके फलस्वरूप मतलब इसके कारण यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि समताप मंडल है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, क्योंकि कोई बादल नहीं बनते, कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। साथ ही साथ यहाँ पर ओजोन की परत पाई जाती है। अभी जो ओजोन परत है ये क्या करती है कि जितनी भी हानिकारक किरणें जो गैस आती हैं, हानिकारक जो किरणें होती हैं सूर्य की, वो सारी की सारी ये वापस भेज देती है, हम तक पहुंचने नहीं देती। अगर वो पहुंच जाएं, ओजोन परत ना हो, तो हमारी त्वचा को जला सकते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा भयंकर परिणाम हो सकता है। तो समताप मंडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आता है हमारा मध्यम मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, तो ये तो होना ही है। ठीक है, इसके बिल्कुल ऊपर होती है। ये रहा मध्य मंडल हमारा। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो आपने कई बार देखो मूवीज़ में भी देखा होगा कि क्या होता है कि अंतरिक्ष क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसी के अंदर हैं पत्थर बड़े बड़े, उनको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभार ये पत्थर जब पृथ्वी के पास से गुजर रहे होते हैं तो ये हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंच जाते हैं और पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे वो गिर रहे होते हैं तो यहाँ पर इनका तापमान बहुत ज़्यादा मध्यमंडल में आके बढ़ जाता है, जिससे वो यहीं जल जाते हैं। अगर वो पृथ्वी तक गिर जाएँ और वहाँ तक आ जाएँ और वहाँ गिर जाएँ तो बहुत ज़्यादा भयंकर तबाही ला सकते हैं, क्योंकि ये किसी परमाणु बम के फटने जैसा होगा। तो ये मध्यमंडल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा बाह्य मंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्राप्त कर दी जाती हैं। तो देखो हमारा बाह्य मंडल है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो यहाँ पर क्या होता है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ यहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है। इससे पहले क्या हो रहा था कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बाह्य मंडल में यहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है। और जो यहाँ पर क्या होता है आयन मंडल भी है, इसका भी एक भाग क्या है आयन मंडल। अब जो हम रेडियो संचार करते हैं, जो हमारे रेडियो तरंगे होती हैं वो यहाँ पर जैसी पृथ्वी से जाती हैं और यहाँ पर आकर ये वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या हो गया? रेडियो संचार। ठीक है, तो रेडियो संचार में बाह्य मंडल का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयन मंडल इसका एक भाग है। फिर आता है सबसे लास्ट हमारा बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं नाइट्रोजन ही इस अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सबसे भारी परत है, बहुत छोटी परत होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्की हल्की गैसें जो हाइड्रोजन हीलियम वगैरह होती हैं वो पाई जाती हैं और यहीं से वो अंतरिक्ष में भी चली जाती हैं और आती रहती हैं। तो ये हमारे हो गए वायुमंडल की परतें। इसके बाद आता है मौसम एवं जलवायु। अब मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, ये कैसे प्रभावित होते हैं, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन वनडे मैच होने वाला होता है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस दिन मैच होगा अगर उस दिन बारिश होगी तो मैच नहीं हो पाएगा और पूरे दिन मैच चलना होता है, तो इस वजह से लोगों को और भी ज़्यादा भय रहता है। तो इस तरह से हम अनुमान लगाते हैं और हमारे मन में हमेशा जानने की इच्छा रहती है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और 32 उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि मौसम वो होता है जो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा कूल बना सकता है कि उसका मन किसी चीज़ में लग जाए। तो अगर मौसम अच्छा है तो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा, लेकिन अगर मौसम सही नहीं है, उसके अनुसार नहीं है, वो जो चाहता था उस तरह का मौसम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है या फिर उसका काम नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये नियंत्रण बटनों की तरह हैं जो कि हमारे शरीर से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी मौसम जो होता है वो प्रत्येक दिन प्रतिदिन बदलता रहता है या फिर घंटों घंटों में बदल जाता है। कि अचानक आपने देखा होगा कि कुछ घंटे पहले बिल्कुल धूप थी और अचानक बारिश होने लगती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है।
अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आर्द्र मौसम वो होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी हो और बहुत गर्मी पड़ रही हो, तो हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं करता है। लेकिन अच्छा मौसम हो, हवादार हो, ठीक है, ठंडा मौसम हो, तो हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा आनंद देता है और हम वहाँ पर अच्छे से अपनी कहीं जाने की योजना बना सकते हैं, कहीं घूमने की। इसीलिए लोग अक्सर पहाड़ी इलाकों में जाते हैं जहाँ पर काफ़ी मौसम अच्छा होता है। किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु होता है। तो आपने देखा कि मौसम क्या होता है, वो तो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन अगर किसी स्थान पर बहुत समय तक एक जैसा मौसम रहता है, जैसे आप देखो कि यूरोपीय देश में काफ़ी दिनों तक क्या होता है कि वहाँ पर ठंड पड़ती रहती है, तो वहाँ का मौसम कैसा हो गया, शीत जलवायु हो गई। तो वहाँ का जो मौसम हो गया वो जलवायु को बताता है कि वहाँ का जलवायु कैसी है। तो एक जैसी जलवायु, एक जैसा मौसम जहाँ पे रहता है, तो वो मौसम दरअसल वहाँ की जो जलवायु है उसको बता रहा है कि वहाँ की जलवायु शीत जलवायु है या फिर कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी है। क्या आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पुनर्अनुमान क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, इसके कई सारे कारण हैं कि कल हम अगर कहीं जाना चाहते हैं तो हम पहले से पहले अगर मौसम पता होगा तो हम उस हिसाब से अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। अब जो मौसम होता है वो कई सारे जो कारक होते हैं उन पे निर्भर करता है। जैसे एक हो गया हमारा तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। यानी हम जिस दिन हमें लगता है कि आज गर्मी है या फिर आज बहुत ज़्यादा ठंड है, वो वायुमंडल के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वायुमंडल में नमी ज़्यादा है तो ठंड होगी या फिर उमस होगी, अगर वायुमंडल में नमी कम है तो गर्मी हो सकती है। ठीक है, तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। अगर यहाँ पर ताप ज़्यादा है तो गर्मी होगी, अगर शीतलता ज़्यादा है तो वहाँ पर ठंडा मौसम होगा। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसे अगर शीत ऋतु आती है तो वहाँ पर ठंडी ठंड पड़ती रहती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी गर्मी पड़ती रहती है, और वर्षा ऋतु में क्या होता है कि ज़्यादातर बरसात होती है, वहाँ पर जो नमी होती है वो बढ़ जाती है। तो शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पर भी बता रखा है कि शीत ऋतु क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु से ज़्यादा ठंडी होती है, और जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आता है आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। वितरण मतलब कि कहीं पर तापमान ज़्यादा हो जाता है तो कहीं पर तापमान कम हो जाता है। तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने अभी ब्लैंकेट के उसके बारे में पढ़ा था कि जो वायुमंडल है वो एक चादर की तरह काम करता है, तो ये हमारी अर्थ होगी समझ लो, ठीक है, और इसके ऊपर ये वायुमंडल है। तो जब दिन के अंदर क्या होता है कि जब सूर्य निकलता है तो यहाँ से क्या होती है, किरणें आती हैं सूर्य की और वो इस पर पड़ती हैं। तो ये जो हमारा वायुमंडल है ये कुछ गर्मी को, तापमान को यहीं रोक लेता है, बचा लेता है, ताकि दिन के समय तो हमें ठंड लगेगी ही नहीं, लेकिन जब ये सूर्य रात हो जाएगी और सूर्य चला जाएगा, इसकी किरणें नहीं रहेंगी, तो रात को क्या होगा, यही जो ताप है यही हमें गर्मी देगा और रात को हम ठंड से जमेंगे नहीं। तो ये जो रुक जाता है ये, इसे ही हम आतपन कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। आतपन यानी कि सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। तो हमारी पृथ्वी क्या अंडाकार है, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य किरणें यहाँ पड़ी, तो यहाँ पर तो उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पर तो तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्य ताप जो है, सूर्य की जो गर्मी है कम पहुँच पाती है, उसकी किरणें कम पहुँचने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ठंड रहती है साल भर यहाँ पर। इसी वजह से आप देखोगे कि हर साल यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में, जबकि यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। तो यही कारण है कि जो हमारे ध्रुव होते हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। तो सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। ठीक है, तो जिस तरह से सूर्य की जो किरणें हैं वो कम होती जाएगी, वैसे तापमान भी कम होता जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ़ से क्यों ढके रहते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि ध्रुव क्या होते हैं कि बर्फ़ से ढके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी ठंड पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय में एसाफेट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय ये उसमें मुक्त हो जाती है। तो देखो दिन में क्या होता है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि शहर होते हैं, वहाँ पक्की सड़कें होती हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं और ठीक है, सारे मकान पक्के होते हैं। तो जब सूर्य की किरणें आती हैं तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होने की वजह से वो जो ऊष्मा होती है वहीं कैद हो जाती है और लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। जबकि गांव का क्या होता है, ज़्यादातर मिट्टी से बने होते हैं घर और जो सड़कें भी होती हैं वो कच्ची होती हैं। तो वो मिट्टी जो होती है उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होगी और धीरे धीरे ठंडी होगी, उस वजह से वहाँ पर ज़्यादा तापमान नहीं होता है और ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। नगर की भीड़ वाले ऊँचे भवन
गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि नगरों का तापमान गाँव के अपेक्षा क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर सारी सड़कें पक्की होती हैं, कंक्रीट के भवन बने हुए होते हैं जो कि गर्मी को रोक लेते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। अब जो दूसरा कारक आता है हमारा वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। तो सपोज़ करो कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है, तो ये हमारा शरीर है, तो ये इधर से वायु क्या करती है, बहुत तेज़ दाब लगाती है चारों तरफ से। तो जब ये वायु हमारे शरीर पे दाब लगाती है, हमारा शरीर भी उतना ही दाब विपरीत दिशा से लगाता है, यानी हमारे अंदरूनी जो अंग हैं वो उतना ही बल लगाते हैं वायु दाब की तरफ। तो ये जो वायु दाब होता है, जो हमारा वायुमंडल है जो दाब लगा रहा है, जितना बल लगा रहा है उतना ही बल हमारा शरीर भी लगाता है। तो ये क्या होता है कि स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, ये बैलेंस बन जाता है, जिस वजह से हम यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। लेकिन जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में ये जो वायुमंडल होता है ये होता ही नहीं है, तो यहाँ पर वायुमंडल दाब कैसे लगाएगा। इसी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोनॉट एक तरह कपड़े पहन के जाते हैं जिसमें चारों तरफ हवा भर दी जाती है, जो कि बाहर से उतना ही बल लगाने लगती है जितना हमारा शरीर लगा रहा होता है। इस वजह से जो हमारी नसें होती हैं वो फटती नहीं है और हम जीवित रह सकते हैं वहाँ पर। ये तो हो गया कि वायु किस तरह से विपरीत बल लगाती है और हमारा शरीर किस तरह से उतना ही विपरीत बल लगाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। तो वायुदाब की अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो पृथ्वी की सतह है उस पर जो वायु के भार द्वारा यानी वायु के वजन द्वारा जितना दाब लगाया जाता है कि कितना वजन है वायु में उतना ही उसका दाब होगा। ठीक है, तो ये हमारा वायुदाब कहलाता है। जितनी ज़्यादा भारी वायु उतना ज़्यादा दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। तो देखो, समुद्र पे सबसे कम होता है और ऊंचाई पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में गर्म वायु होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो वायुदाब का क्षैतिज वितरण है वो अलग अलग होता है। जैसे कहीं पर जब बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूर्य किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ की जो वायु होगी वो गर्म होकर क्या होगा, ऊपर उठने लगेगी। अभी जब ऊपर उठेगी तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ पर मतलब कि दाब कम हो जाएगा। तो जहाँ पर वायु बहुत ज़्यादा भारी होगी वो क्या करेगी, इस निम्न दाब से इस उच्च दाब से, यानी कि जहाँ पर भारी वायु वहाँ पर ज़्यादा दाब है तो ये कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगती है, ये बढ़ने लगी कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र हो गया, यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र हो गया, और ये जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके ये बादल बनेंगे और यहाँ पर बारिश होगी। तो ये इस तरह से एक चक्र बन जाता है। तो आपने देखा कि निम्न दाब जो क्षेत्र होता है वो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर बादल होते हैं और यहाँ पर जो आकाश होता है वहाँ पर नमी होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो वायु होती है काफ़ी गर्म होकर ऊपर जाती है, तो ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल बन जाते हैं। लेकिन इसी का स्थान लेने के लिए जो ठंडी वायु होती है जो कि उच्च दाब क्षेत्र से आती है वो उसकी जगह ले लेती है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो भारी वायु जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। लेकिन निम्न दाब क्षेत्र कब बनता है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर वो गर्म हो जाती है, जब वायु तो ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर जगह खाली हो जाती है, जिससे वहाँ पर निम्न दाब यानी कि कम दाब वाला क्षेत्र बनता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जहाँ पर भारी वायु होती है वहाँ पर उच्च दाब होता है, जिस वजह से बादल नहीं बनते हैं और वहाँ पर आकाश बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। गमन का मतलब चलती है। तो अभी मैंने जो बताया था वही बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र है और वायु ऊपर जा रही है और यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र है, तो उच्च दाब क्षेत्र में क्या होगा, वायु भारी होगी, तो ये क्या करेगी, इस निम्न दाब क्षेत्र यानी कम भार वाली जगह की तरफ ये इधर जाना शुरू कर देगी। और ये वायु तो ऊपर जा रही है तो ये खाली हो गया ना, तो यहाँ से यहाँ आने लगती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ। तो ये होता है वायु का गमन करना। अब आता है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा था ना कि जो वायु होती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ चलती है, और जब ये चलती है तो इसी को हम पवन कहते हैं। ठीक है, बहती हुई पवन को हम क्या कहते हैं, बहती हुई हवा को हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। जब वो हवा बह रही होती है तो हम पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। तो आप देख सकते हो कि जो पवन होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा काम की भी हो सकती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल
या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन होता है। तो कभी कभी देखा होगा आपने कि आंधी आती है, तो जब हम जिस दिशा से आंधी आ रही होती है उस दिशा में हमें चलना भी कठिन होता है, क्योंकि पवन बड़ी तेज़ हमारी तरफ आ रही होती है और हम उस दिशा में चल नहीं पाते हैं। पंछी भी तो अपनी घोंसले तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा उनको मशक्क़त करनी पड़ती है। फिर आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। तो ऐसे कई सारे कारण हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो देखो, इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है पवन के बारे में। पवन का नाम उसके आने की दिशा के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी यानी कि पछुआ पवन कहते हैं। तो कभी कभार जो पवन होती है वो जिस दिशा से आती है उसके नाम पर भी पवन का नाम रख दिया जाता है, उन दिशाओं के नाम पर। तो पवन क्या यहाँ पर बताया गया है, ये 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये हम ये देख लेते हैं। पहले है स्थायी पवनें। तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो हमारी जो स्थायी पवनें होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं, परमानेंट से ही पता चल रहा है कि ये हमेशा चलती रहती हैं। तो देखो स्थायी पवनें, देखो ये रही हमारी ध्रुवीय पूर्वी पवनें और सनातन पछुआ पवनें, ये हमेशा एक ही दिशा में लगातार चलती रहती हैं। इसी तरह से दक्षिण ध्रुव में भी देखो यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में भी ये ध्रुवीय पूर्वी पवनें और सनातन पछुआ पवनें ये चलती रहती हैं हमेशा। फिर आता है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें से आप देख सकते हो कि ये मौसम के अनुसार चलती हैं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तो देखो भारत जो है वहाँ पर बारिश होती है वो मानसूनी पवनों की वजह से ही होती है। जब मानसून आता है तो ये आता तो पवनों की वजह से ही है, लेकिन ये हर वर्ष मतलब पूरे वर्ष नहीं चलती है, ये कुछ ऋतुओं में चलती हैं। जैसे वर्षा ऋतु जब आने वाली होती है तब ये चलती हैं। इसी तरह से है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें कैसी होती हैं कि कुछ स्थानों पर कुछ विशेष परिस्थितियों का निर्माण जब होता है तब ये पवनें चलती हैं। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के समय किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, ये हमारा है भारत। तो यहाँ पर जब इधर ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्थलीय एरिया है। तो जब यहाँ पर स्थलीय एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिस वजह से यहाँ लू चलती है। लू क्या होती है, गर्म होती है, बहुत ज़्यादा शुष्क होती है। लेकिन देखो यहाँ पर समुद्र है, अब ये समुद्र है तो ये धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन स्थल होता है ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। दिन के समय जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ का जो पवन होती है वो उड़ जाती है गर्म होकर, और यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। इस वजह से यहाँ पर अभी उच्च दाब क्षेत्र है। तो ये उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जब ये वायु बहती है तो ये क्या होती है, इधर बहने लगेगी इसका स्थान लेने के लिए। लेकिन रात को उल्टा होता है, रात को ये जल्दी से स्थल ठंडा हो जाता है और जो हमारा समुद्र होता है वो गर्म ही रहता है। तो जब ये गर्म होता है जब ये समुद्र अभी गर्म है रात के समय और स्थल ठंडा हो गया, तो ये ठंडा हो गया, ये तो उच्च दाब क्षेत्र हो गया, निम्न दाब क्षेत्र। फिर ये पवन इधर बहने लगती है। पहले ये इधर बही थी दिन के समय और रात के समय ये इस तरफ बहने लगती है समुद्र की तरफ, पहले ये स्थल की ओर बहती थी। तो जैसे जैसे गर्म दाब क्षेत्र बनता है वैसे वैसे ये उस तरफ बहने लगती है, निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी पवनें। इसके बाद आता है आर्द्रता। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न राशियों से जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता क्या होता है कि जब जल वाष्पित होता है किसी भी स्थान से, तो वाष्पित होने का मुख्य कारण क्या है कि जो वहाँ की वायु है वो गर्म है, और गर्म होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा जल को ग्रहण कर सकती है, और जो जल है वो वायु में मिल जाता है। लेकिन जिस स्थान पर अगर वायु बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो ज़्यादा जल ले सकती है, तो हम कहते हैं वहाँ पर आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ पर वायु ठंडी है तो वो जल ग्रहण नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर आर्द्रता कम है, वहाँ पर शीतलता ज़्यादा है। ठीक है, तो जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो ठीक है, जैसे ही जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज़्यादा जो पानी होगा उसका बाष्पीकरण होगा तो वो सारा जो वाष्प है, जलवाष्प है, वो जाएगा कहाँ, वो वायु में ही जाएगा। जिस वजह से वो दिन कैसा होगा, वो ज़्यादातर आर्द्र दिन होगा, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा आर्द्रता होगी, नमी होगी, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उस टाइम जो कपड़े होते हैं वो सूख रहे होते हैं, लेकिन वो वाष्पन कम कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही वायु में बहुत ज़्यादा जलवाष्प होते हैं। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। असहज का मतलब होता है हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि यहाँ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। तो यहाँ पर आया है संघनित होकर। संघनन क्या होता है? देखो, जब ये सपोज करो ये जल है,
जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें यानी धूप पड़ती है तो ये क्या होता है, जल वाष्प गर्म होता है और गर्म होकर ऊपर उठता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये ठंडा होगा, तो जल वाष्प का पानी में बदलना, ठीक है, जल जो भाप होती है, भाप का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। तो यही है कि जब ये पहले जब ये सूर्य की किरणें पड़ी थी तो ये भाप बनकर ऊपर उठा था। जब ऊपर उठाएगा तो कहीं ना कहीं तो ठंडा होगा जाके, क्योंकि ऊपर तो बादल होते हैं, बादलों में जाके जब ये ठंडा हो जाता है तो ये संघनन कहलाता है, ठीक है। तो संघनित होकर ठंडा होकर ये जल की बूंद बनाते हैं। तो ऊपर जाके जो बादल होते हैं वो दरअसल जल की बूंद का ही रूप होते हैं। तो ऊपर ये भाप होती है वो संघनित होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे जाती हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर बहुत ज़्यादा जलवाष्प पहुंच जाता है, बहुत ज़्यादा बूंदें हो जाती हैं, तो ऊपर ये बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से नीचे टपकने लगती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हवाई जहाज उड़ते हैं तो अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि आप सपोज़ करो कि आप बहुत ज़्यादा ठंडे बर्फीले इलाके में हो, तो अगर आप मुंह खोलते हो और आपके मुंह से जो भाप निकलती है वो एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो गर्म है, और जो गर्म होती है वो भाप होती है, और बाहर का एरिया कैसा ठंडा है। जैसे ही बाहर निकलती है अचानक वो बूंदें क्या होती हैं, जल्दी जल्दी ठंडी ठंडी होने लगती हैं, ठीक है। अब ठंडी होने की वजह से जम जाती हैं। जमने का मतलब वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दिखाई देती हैं कुछ समय तक। यही जेट इंजन के साथ होता है। जेट इंजन का जो वो इंजन होते हैं, जब वहाँ से वाफ वो निकलती है हवा, तो उस टाइम वो एक तरह की वाफ होती है। जो बाहर का एरिया ठंडा होता है, जब वो उससे मिलती हैं तो वो जम जाती हैं, जो कि कुछ समय तक रहती हैं। बाद में आपने देखा होगा कि वो पथ साफ हो जाता है। यही कारण है कि वो हमें दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ये सबको पता है, जो हमारे पृथ्वी पर वर्षा होती है वो जल ही बरसता है। ज़्यादातर भौम जल होता है जो ज़मीन के अंदर है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी का नाम हो गया, जो हमारी ज़मीन के अंदर जल होता है उसे भौम जल कहते हैं। वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तो जब बारिश होती है तो कुछ मिट्टी होती है जल को सोख लेती है, वही हमारे लिए स्टोर करके रखती है, ताकि हम समय आने पर उसको बोरवेल की सहायता से निकाल सकें या फिर किसी हैंडपम्प की सहायता से निकाल सकें। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जल जो होता है, पौधे जो होते हैं वो जल संरक्षण में मदद करते हैं। वो कैसे मदद करते हैं? देखो, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ से पेड़ काटते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि अचानक जो वर्षा होती है वो पेड़ होंगे नहीं तो डायरेक्ट ज़मीन पे गिरेंगे, जिससे क्या होगा कि जल होगा बड़ी तेज़ बहेगा। अगर पेड़ होते तो उस बहते जल को उसकी धीमी गति कर देते, उसकी गति को धीमा कर देते, लेकिन अब वहाँ पर तुमने क्या कर दिया, पेड़ को काट दिया। तो वहाँ पर क्या हो गया, पहाड़ बिल्कुल ही साफ़ हो गए, तो वहाँ पर जल बड़ी तेज़ी से बहेगा, जिससे वहाँ पर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवातीय वर्षा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि हमारी जो वर्षा होती है वो 3 प्रकार की होती है। अभी हम चित्र में देखेंगे। पौधे एवं जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ सकती है। तो देखो, हमारे जीवन के लिए जो वर्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो कम होती है तो सूखा पड़ जाएगा, अगर ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हमारी वर्षा होती है वो 3 प्रकार की होती है: संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। इसको आप चित्र की सहायता से समझो। तो जैसी चक्रवातीय वर्षा होती है, इसमें क्या होता है, चक्रवात आते हैं। आपने देखा होगा कि किसी स्थान पर इस तरह से बवंडर उठते हैं, ठीक है। ये बवंडर उठे तो ये चक्रवात बनाते हैं, और यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ, ये हो गया हमारा बवंडर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र होता है, यानी कि वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही होती है, और इधर से जो ठंडी वायु होती है इस तरफ आ रही होती है। बहुत तेज़ी से वायु ऊपर उठती है, जिस वजह से यहाँ पर ऊपर बहुत बड़े बड़े बादल बनते हैं, और ये जहाँ पर बवंडर होते हैं वहाँ पर बारिश भी बड़ी तेज़ होती है, और लगातार वायु इधर से ठंडी वायु इसका स्थान ले रही होती है, और ये गर्म होकर लगातार उठ रही होती है। तो ज़्यादातर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके जो बीच का भाग होता है, यहाँ पर जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, वहाँ पर ये बवंडर उत्पन्न होते हैं, और वहीं पर चक्रवाती वर्षा होती है। ये बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत तेज़ होती है, ठीक है। इसके बाद आता है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर कोई जल था, ठीक है, अब ये जब यहाँ पर सूर्य किरणें पड़ी तो ये गर्म हुआ, गर्म होके ये ऊपर गया, ऊपर होके ये ठंडा हो गया। ठंडा होने का मतलब ये संघनन द्वारा बादल बन गए। लेकिन जब ये अचानक इसके सामने ये आ गया, ये पहाड़ आ गया, तो इसको अब चढ़ना है ऊपर।
अभी चढ़ते समय क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। क्यों भारी हो जाता है? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे ये और बादल ठंडे होते जाते हैं। ठंडे होने की वजह से इनकी जो जल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और ये क्या करते हैं, बारिश वहीं पर जल को छोड़ देते हैं और वहाँ पर बारिश होने लगती है। इस वजह से पहाड़ों पर जो वर्षा होती है उनको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अब आता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा क्या होती है कि अगर कोई जल स्रोत है वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सूर्य किरणें पड़ने की वजह से क्या होगा, वायु गर्म होगी और बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएंगे, संघनन होगा और बादल बन जाएंगे। यही बादल क्या करते हैं, बारिश करते हैं। लेकिन जो वायु गर्म होकर ऊपर जा रही है, इसका स्थान लेने के लिए जो ठंडी वायु है लगातार आती रहती है, जिस वजह से ये बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है और बारिश होती है। ये था हमारी संवहनीय वर्षा। तो 3 तरह की हमने बारिश के बारे में देखा, वर्षा के बारे में। चक्रवातीय वर्षा जो कि चक्रवातों के कारण होती है, पर्वतीय वर्षा जब पर्वतों पर होती है, और संवहनीय वर्षा जो कि ज़्यादातर बाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर होता है वो होता है ख़त्म। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।